नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। खूबसूरत शेर है ये, मगर क्या यही पूरा सच है? बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपने देश पर मर मिटने वाले शहीदों पर सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हर देश को नाज होता है। लेकिन उनका क्या, जो अपनी आखिरी सांस तक देशभक्ति के जुनून से भरे रहे, जिन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा में समर्पित की, वो भी निस्वार्थ भाव से और बदले में कभी कुछ नहीं मांगा। क्या उन देशभक्तों का योगदान सिर्फ इसलिए हल्का करके आंकने की भूल की जा सकती है कि वे चिरनिद्रा में फांसी के तख्ते पर झूलते हुए नहीं, बल्कि किसी बीमारी से लड़ते हुए या अपनी उम्र गुजारकर एक स्वाभाविक मौत मरे थे? क्या सभी देश अपने शहीदों और देशभक्तों को उतनी ही आसानी से भुला भी देते हैं जितनी आसानी से हम अपने कई देशभक्तों को या देश के गौरव को अक्सर भुलाते आए हैं? अगर नहीं तो फिर क्यों कोई स्वाधीनता संग्राम का सेनानी अपने हाथ में सर्टिफिकेट थामे ये प्रमाण देता बीमारी से एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने को मजबूर हो जाता है कि वो वही शख्स है जिसने इस धरती को गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर करते हुए कभी ये नहीं सोचा था कि इसी देश में उसका जिंदा रहना इतना बड़ा गुनाह बन जाएगा कि उसे अपने होने के सबूत जुटाने होंगे, कि उसे अपनी देशभक्ति एक प्रमाण पत्र के जरिए साबित करनी होगी। सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम ही नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में कभी इस देश का गौरव बढ़ाने वाले और आज गुमनामी के अंधेरे में जैसे तैसे अपने को जिंदा रखे हुए किसी कलाकार, किसी खिलाड़ी, किसी लेखक या किसी गायक, अभिनेता वगैरह की ये दशा देखने के लिए आपको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गौर से देखिएगा, शायद आपके आसपास ही कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए। और माफ़ कीजिएगा, सारी जवाबदेही सरकारों की ही नहीं होती। इन तमाम विभूतियों ने गौरव किसी एक सरकार का नहीं बल्कि पूरे देश का बढ़ाया होता है, हर देशवासी का बढ़ाया होता है। फिर इस जिम्मेदारी को किसी एक सरकार के सिर मढ़कर ये समाज अपने दायित्व से पल्ला नहीं झाड़ सकता, भले ही ये सरकारों के प्रमुख दायित्वों में क्यों न शामिल हो। ये कुछ सुलगते सवाल हैं जिनके जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। और अब हम उस शख्स पर आते हैं जिसकी याद के ज़रिए और जिसकी वजह से हमें इन सारे सवालों ने झकझोर कर रख दिया था। ये मौका है महान स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त को याद करने का। जी हाँ, जिन्होंने इसी दिल्ली में बीमारी से लड़ते हुए 20 जुलाई 1965 को प्राण त्याग दिए थे। जिस दिल्ली में कभी उन्होंने शहीद आज़म भगत सिंह के साथ मिलकर बहरे अंग्रेज़ों के कानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए काउंसिल हाउस की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। जी हाँ, वैसे तो आप में से बहुत से दर्शक जानते हैं कि ये महान स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त कौन थे। फिर भी बहुत मुमकिन है कि कुछ ऐसे भी दर्शक हों जो नहीं जानते कि बटुकेश्वर दत्त कौन थे। उन्हें हम बताना चाहेंगे कि ये देश और हम सभी बटुकेश्वर दत्त की शहादत के प्रति भी उतने ही कर्जदार हैं जितने कि शहीद आज़म भगत सिंह जी के हैं। शुक्र है कि शहीद आज़म की कुर्बानी को ये देश नहीं भूला, लेकिन हाँ, बटुकेश्वर दत्त और उन जैसे ही कई स्वाधीनता संग्राम की मशालों को भुलाने में हमने बड़ी फराक दिली से काम लिया है। जिन बहरे अंग्रेज़ों के कानों तक अपनी आवाज़ और बात पहुंचाने के लिए शहीद आज़म भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के तत्कालीन काउंसिल हाउस की सेंट्रल असेंबली यानी कि केंद्रीय विधानसभा में बम फेंककर धमाका किया था, और उसके बाद वहां से भागकर अपनी जान बचाने की बजाय वहीं रुककर अपनी गिरफ्तारी भी दी थी। उस समय उनके साथ जो साथी मौजूद थे और जिन्होंने भगत सिंह जी के साथ ही अपनी गिरफ्तारी भी दी थी, वे यही बटुकेश्वर दत्त थे जिन्हें आज हम यहाँ याद कर रहे हैं। बटुकेश्वर दत्त जिए तो कैसे जिए, और जब 20 जुलाई 1965 को उन्होंने प्राण त्यागे तो कैसे त्यागे, बस इसी पर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश को समर्पित है हमारा आज का ये कार्यक्रम। पूरे देश ने तो बटुकेश्वर दत्त को 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने वाली घटना के बाद जाना था, लेकिन बतौर स्वाधीनता सेनानी बटुकेश्वर दत्त का सफ़र इससे बहुत पहले से ही शुरू हो चुका था।
बटुकेश्वर दत्त 18 नवंबर 1910 को बर्धमान यानी बंगाल से 22 किलोमीटर दूर औरी नामक गांव में पैदा हुए थे। हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए वे कानपुर आए और वहीं उनकी मुलाकात स्वाधीनता संग्राम के एक और महान सेनानी चंद्रशेखर आजाद से हुई। फिर वे साल 1928 में गठित हुई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के मेंबर बन गए, जहां उन्हें मिले उनके सबसे प्यारे दोस्त और देश की आज़ादी के सफ़र के साथी भगत सिंह। दोनों के बीच गहरा प्रेम और आपसी समझ थी। यही उन्होंने भय बिनु होत न प्रीति की तर्ज पर बम बनाना भी सीखा। दस्तावेजों के अनुसार सेंट्रल असेंबली में बम फेंके जाने की घटना से 2 दिन पहले यानी 6 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त भी भगत सिंह जी के साथ काउंसिल हाउस का जायजा लेने के लिए गए थे, ताकि ये तय किया जा सके कि जिस दिन वे बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाका करें, उस दिन बम कहां से और कैसे फेंका जाए कि किसी की जान को नुकसान भी हरगिज ना पहुंचे और अपनी बात भी रखी जा सके। 8 अप्रैल को असेंबली हॉल में फेंके गए 2 बमों में से पहला भगत सिंह जी ने फेंका था और दूसरा बटुकेश्वर दत्त जी ने। उनका ये कदम मजदूर विरोधी सरकारी नीतियों के विरोध में था, क्योंकि उस दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाया जाना था, जो इनके विरोध के कारण एक वोट से पारित नहीं हो सका। इस घटना के बाद दोनों ने ही यानी शहीद आजम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भागने की बजाय अपनी गिरफ्तारियां दी थीं। गिरफ्तार करने के बाद दोनों ही सेनानियों को 2 अलग-अलग जगहों पर ले जाया गया था। भगत सिंह को मुख्य कोतवाली में और बटुकेश्वर दत्त को चांदनी चौक थाने में, ताकि दोनों से अलग-अलग पूछताछ की जा सके। 12 जून 1929 को इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सजा सुनाने के बाद इन्हें लाहौर फोर्ट जेल में डाल दिया गया। यहीं पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर मशहूर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन जेल की सलाखों के पीछे मौत से भी बदतर जिंदगी देने के लिए काला पानी यानी कि अंडमान निकोबार भेज दिया गया। अपने को फांसी की सजा न दिए जाने पर बटुकेश्वर दत्त बहुत व्यथित हुए थे। तब भगत सिंह ने ही उन्हें पत्र लिखकर दिलासा दिया था और वतन के लिए उसी तरह से जीने की प्रेरणा दी थी जिस तरह से वतन के लिए मरा जाता है। जेल में ही बटुकेश्वर दत्त ने 1933 और 1937 में ऐतिहासिक भूख हड़तालें भी की थीं। सेल्युलर जेल में वे 1937 में बांकीपुर केंद्रीय कारागार पटना लाए गए और फिर 1938 में रिहा कर दिए गए। काला पानी से गंभीर बीमारी लेकर लौटे दत्त की रिहाई और गिरफ्तारी का सिलसिला कई बार चला। आखिरकार वे 1945 में रिहा किए गए और 1947 में उन्होंने अंजलि जी से शादी कर ली और यहाँ से शुरू हुआ गृहस्थी का बोझ उठाने का सफर। लेकिन बटुकेश्वर दत्त के मोहभंग और असल गुलामी की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। उनका पूरा जीवन संघर्ष इस बात का साक्षी है। देश की आज़ादी के लिए तकरीबन 15 साल तक सलाखों के पीछे गुजारने वाले बटुकेश्वर दत्त को आज़ाद भारत में एक मामूली सी नौकरी पाने तक के लिए भटकना पड़ा कि वे एक आम इंसान की तरह अपना घर चला सकें। उन्होंने तो पूरी ज़िंदगी बस यही सोचा था कि देश को आज़ाद कैसे कराया जाए। कभी ये तो सोचा ही नहीं था कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तब उन्हें कौन सी गद्दी पर सत्ता हासिल करनी है। सो घर चलाने के लिए उन्हें कभी सिगरेट कंपनी का एजेंट बनना पड़ा तो कभी टूरिस्ट गाइड बनकर पटना की सड़कों पर घूमना पड़ा और इसी पटना की ही सड़कों पर उन्होंने गुटखा तंबाकू तक बेचा। जिस भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी पूरी उम्र स्वाहा कर दी थी, उसी आज़ाद भारत में कदम कदम पर उन्हें गहरी उपेक्षा का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि एक मामूली से बस परमिट को पाने के लिए उन्हें अपने होने तक का सबूत जुटाने के लिए कहा गया कि साबित करें कि वे वही बटुकेश्वर दत्त हैं जिन्होंने शहीद आज़म के साथ मिलकर धमाका किया था और वे अभी मरे नहीं हैं, जिंदा हैं।
बाद में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को जब ये पता चला तो बटुकेश्वर दत्त से माफी मांगी गई और 50 के दशक में उन्हें कुछ समय के लिए विधान परिषद का सदस्य भी मनोनीत किया गया, पर वे सत्ता के लिए तो बने ही नहीं थे। आजादी के इन घर फूंक तमाशा देखने वाले मतवालों को सत्ता सुख से क्या काम, सो उनके जीवन का संघर्ष कम ना होना था न हुआ। साल 1964 में जब वो बीमार पड़े तो पटना में कोई उनकी सुध लेने वाला तक नहीं था। फिर बाद में एक के बाद एक सरकारें हरकत में आईं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और 20 जुलाई 1965 को बटुकेश्वर दत्त नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में जिंदगी की गुलामी से भी हमेशा के लिए आज़ाद हो गए। जब बीमारी की हालत में उन्हें 22 नवंबर 1964 को दिल्ली लाया गया था, तब जानते हैं उन्होंने पत्रकारों से क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस दिल्ली में उन्होंने बम फोड़ा था वहीं वे एक अपाहिज की तरह स्ट्रेचर पर लाए जाएंगे। जीते जी तो उन्हें अपने क्रांतिकारी साथियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की तरह फांसी का फंदा तो नहीं मिल पाया था, लेकिन मरने के बाद समाधि जरूर उन्हें भारत पाक सीमा के नज़दीक पंजाब के हुसैनीवाला में उनके साथ ही मिल गई। सरहद के पास चिर निद्रा में सोए इन अमर शहीदों ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस देश की आज़ादी के लिए वे जिए और मरे, उसे ना जाने कितनी जाति, धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच के हिस्सों में बंटना पड़ेगा। हम अपनी उन विभूतियों को किसके भरोसे छोड़ देते हैं जिनके दम पर आज हम हैं, हमारा गौरव है, हमारी आज़ाद सांसें हैं। कैसे और कब सुध ली जाएगी उनकी और कौन लेगा उनकी सुध? क्या है किसी के पास इस सवाल का जवाब? महान स्वाधीनता सेनानी बटुकेश्वर दत्त को द वायर परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।